हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज से हम लोग नया सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट फॉर मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ओके, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट है तो इसके कंसेप्ट हमें अदर सब्जेक्ट को समझने में भी हेल्प करते हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट है, उसे समझने के लिए हमें फ्लूइड मैकेनिक्स के फंडामेंटल्स की जरूरत पड़ती है। सिविल इंजीनियरिंग में हमें ओपन चैनल फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इरिगेशन को समझने के लिए हमें ये फ्लूइड मैकेनिक्स के फंडामेंटल्स की हमें जरूरत पड़ती है। सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ते क्यों है, इसका पढ़ने का जरूरत हमें क्यों पड़ा, और फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो काफ़ी ह्यूज है, तो ह्यूज सिलेबस को समझने के लिए अगर आपको ये पता रहेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है तो सब्जेक्ट को कवर करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो आप लोग लेक्चर के साथ साथ, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग पैरेलली अपना नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि जितना अच्छा नोट्स आपका बनेगा उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसे पढ़ने का जरूरत हमें क्यों पड़ा। जैसे कि बोर्ड में मैंने लिखा है, दो शब्द है इसमें, फ्लूइड और मैकेनिक्स। मैकेनिक्स अगर हम बात करते हैं तो मैकेनिक्स अगर शब्द मेरे माइंड में आता है तो इससे एक लाइन मेरे माइंड में आती है मैकेनिक्स के कारण, स्टडी ऑफ मोशन। मोशन और फोर्सेस प्रोड्यूसिंग मोशन, प्रोड्यूसिंग मोशन, स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्सेस प्रोड्यूसिंग मोशन। मतलब अगर हम इसे एक लाइन में बोले तो स्टडी ऑफ फोर्स को हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स इज स्टडी ऑफ फोर्स। अब स्टडी ऑफ फोर्स हमें करना है तो किस पे हम करेंगे, मैटर पे करेंगे। मैटर पे फोर्स लगाएंगे तभी तो हम क्या है स्टडी ऑफ फोर्स कर पाएंगे। कहां लगाएंगे फोर्स को, तो मैटर के बिहेवियर को समझने के लिए हमें स्टडी ऑफ फोर्स करना है। मैटर, अब मैटर आता है कि मैटर क्या होता है। मैटर हमारा दो तरह का बॉडी हम समझ सकते हैं, एक है रिजिड बॉडी और एक है डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड बॉडी वो है, अब फोर्स यहां पे देखिए, सबसे पहले फोर्स दो तरह का फोर्स है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अप्लाई हम एक्सटर्नल कर रहे हैं और बॉडी जो फोर्स रेजिस्ट कर रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल फोर्स बोल रहे हैं। तो एक्सटर्नल रिजिड बॉडी में हमारी सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की बात होगी और डिफॉर्मेबल बॉडी में हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की बात होगी। तो ये बात आप लोग समझ रहे हैं, रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी में फर्क। रिजिड बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगाने से इंटरनल स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल फोर्स की हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इंटरनल फोर्स की स्टडी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर पे असर पड़ रहा है तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के बारे में यहाँ पे स्टडी हो रही है, व्हिच आर डेवलप्ड ड्यू टू दी एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। अगर हम रिजिड बॉडी के बिहेवियर को हमें समझना है तो इसका एक सब्जेक्ट है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे, या जब हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे तब हम मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ लेंगे। अभी हम लोग फोकस करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो दो तरह का डिफॉर्मेशन होता है, एक है इलास्टिक और एक है प्लास्टिक। इलास्टिक मतलब फोर्स लगाने से शेप और साइज, यहां पे ध्यान रखें, रिजिड बॉडी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होना, मतलब शेप और साइज हमारा क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, और यहां पे शेप और साइज हमारा चेंज हो रहा है। शेप और साइज का चेंज होना मतलब क्या है, हमारा डिफॉर्मेबल बॉडी है। अब डिफॉर्मेशन दो तरह का हो सकता है, इलास्टिक और प्लास्टिक। इलास्टिक मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लगा रहे हैं तो क्या है, बॉडी क्या है, मॉडिफाई हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्स हटाने से बॉडी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बॉडी मॉडिफाइड हुआ, और
एक्सटर्नल फोर्स हमने हटा दिया, फोर्स हटाने से भी बॉडी क्या हो गया तुम्हारा, मॉडिफाइड ही रह गया। तो इस टाइप के डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो इतना हम लोगों को क्लियर है कि रिजिड बॉडी हम किसे बोल रहे हैं और डिफॉर्मेबल बॉडी हम किसे बोल रहे हैं। डिफॉर्मेबल बॉडी में हम तीन तरह की बॉडी को हम एनालिसिस करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। एक है हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इन दिनों में डिफरेंस देखिए, सॉलिड में हमारा इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों डिफॉर्मेशन होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन की यहाँ बात नहीं होती है। इतना क्लियर है, यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है, इलास्टिक और प्लास्टिक। और दूसरा, इसमें जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एक लिमिट के बाद होगा, मतलब जैसे इसे हम डिफॉर्म करना चाहते हैं, इसका शेप और साइज चेंज करना चाहते हैं तो फोर्स लगाएंगे। तो क्या है, थोड़ा फोर्स लगाया तो नहीं हुआ, और ज्यादा लगाया तो नहीं हुआ, एक लिमिट के बाद ये डिफॉर्म होना शुरू हो गया। तो सॉलिड स्टार्ट डिफॉर्मिंग आफ्टर रीचिंग ए यील्ड वैल्यू, या सॉलिड स्टार्ट यील्डिंग आफ्टर रीचिंग ए यील्ड वैल्यू। तो यील्ड वैल्यू, यील्ड मतलब प्लास्टिक स्ट्रेस और यील्डिंग मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन की बात हम कर रहे हैं तो परमानेंट डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिक्विड में क्या है, लिक्विड में परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। तो अब सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक दूसरे तरीके से आप लोग समझें कि सॉलिड का निश्चित शेप होता है और निश्चित साइज होता है। ये मार्कर है, इसे हम सॉलिड कंसीडर कर सकते हैं। इसका एक निश्चित शेप है और निश्चित साइज है, जो शेप इसे दे दिया ये उसी शेप में रह गया और क्या है तुम्हारा ये, और एक इसका एक निश्चित साइज है। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड में हम जो शेप देंगे वो शेप में उस टाइम तक है, उसके बाद उसके शेप अगर चेंज कर सकते हैं, जिस भी शेप में उसे दिया वही शेप उसने ले लिया। तो लिक्विड के लिए हम बोल सकते हैं कि ये शेपलेस है। लेकिन लिक्विड का साइज होता है, 1 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर, लेकिन वाटर को हम जिसमें रखेंगे उसी चीज का वो शेप ले लेगा। तो ये बेसिक चीज है, पहले इसे समझने की कोशिश कीजिए। गैस, गैस में ना शेप है ना साइज है, बात समझ रहे हैं। शेप भी नहीं है, साइज भी नहीं है, मतलब इसका कोई, साइज का मतलब क्या है, निश्चित वॉल्यूम नहीं है। जिस भी वॉल्यूम में इसे रखेंगे उसी वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेगा। तो यहां से एक चीज और हमें समझ में आती है कि गैस को हम हमेशा क्लोज्ड स्पेस में रखते हैं और लिक्विड को हम ओपन स्पेस में रख सकते हैं, जिसके कारण यहां पे एक फ्री सरफेस वर्ड भी आता है और यहां पे फ्री सरफेस वर्ड का कोई मतलब नहीं है। फ्री सरफेस मतलब जनरली फ्री सरफेस हम किसे बोलते हैं, लिक्विड एयर इंटरफेस। तो इतना आप लोगों का क्लियर है। तो यहाँ पे इसी चीज को ऑब्जर्व करते हुए हमने स्टेट ऑफ मैटर को दो तरह से डिवाइड कर दिया। मैटर को दो तरह से डिवाइड कर दिया, एक को बोल दिया हमने सॉलिड और एक को बोल दिया फ्लूइड। फ्लूइड मतलब कैपेबल टू फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। यहाँ पे ध्यान रखें, ये हमेशा फ्लो ही करता रहेगा जब तक इसे शेप या साइज नहीं मिल पा रहा है, तब तक ये फ्लो करता रहेगा। और सॉलिड क्या है तुम्हारा, फ्लो तभी करेगा जब इस पे क्या है, उसकी लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाएंगे। फिर दूसरा चीज, यहाँ पे जो फ्लो होता है तो वो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। शेयर फोर्स हम क्यों बोल रहे हैं, दो तरह का हम लोगों का डिफॉर्मेशन होता है, एक है शेयर डिफॉर्मेशन और एक है नॉर्मल डिफॉर्मेशन। नॉर्मल डिफॉर्मेशन में हमारा साइज चेंज होता है और शेयर डिफॉर्मेशन में हमारा शेप चेंज होता है। और शेयर डिफॉर्मेशन को किसके कारण होता है, शेयर फोर्स के कारण होता है। शेयर फोर्स मतलब टेंजेंशियल फोर्स के कारण होता है और उसे रखने के लिए हमें क्या होती है, शेयर स्ट्रेस की जरूरत होती है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, क्योंकि इनका शेप नहीं है। तो शेप के कारण ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो किसके कारण हो रहा है, ये शेयर फोर्स के कारण हो रहा होगा। तो जब भी फ्लूइड में अगर शेयर फोर्स लग रहा होगा तो इसमें कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा होगा। तो फ्लूइड को हम रेस्ट में तभी बोल सकते हैं जब शेयर फोर्स 0 है। तो यहां से हम डेफिनेशन समझ सकते हैं,
फ्लूइड इज ए सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल टू फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ shear force and fluid is said to be at a state of rest when there is no shear force acting on it, when there is no tangential force या shear force acting on it. ओके, इतना क्लियर है? तो फ्लूइड क्या है? एनीथिंग व्हिच इज कैपेबल टू फ्लो. तो यहां से हम मैकेनिक्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक हो गया मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड. तो मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में हम क्या करते हैं? फ्लूइड के बिहेवियर को हम लोग पढ़ते हैं. डिफॉर्मेबल बॉडी में आ गया तो क्या हो गया, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड या फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स में हम फिर इसे अगर हम और डिटेल में जाएं तो यहाँ पे हम दो तरह का मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और मैकेनिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड. मैकेनिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड में हम जनरली गैस को कंसिडर करते हैं और मैकेनिक्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में हम जनरली लिक्विड को कंसिडर करते हैं. तो इतना ध्यान आ गया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं. व्हाई वी स्टडी फ्लूइड मैकेनिक्स? टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, जिसके कारण हमें फ्लूइड मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी कि फोर्स अगर क्या है, फ्लूइड पे अगर फोर्स लग रहा है तो फ्लूइड कैसा बिहेव कर रहा है, उस बिहेवियर को समझने के लिए हमें फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ने का जरूरत पड़ा. अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है. फ्लूइड मैकेनिक्स को अगर मैं स्टडी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स को अगर कंप्लीटली देखूं तो मैं इसे तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा. एक है फ्लूइड इज एट रेस्ट, फ्लूइड इज इन मोशन एंड फ्लूइड इज एट इंटरफेस. इंटरफेस में दो चीजें हैं, फ्लूइड 1 प्लस फ्लूइड 2. 1 जब दो फ्लूइड आपस में क्या आती हैं, कांटेक्ट में आती हैं, तो जहां पे कांटेक्ट में आ रही हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं? इंटरफेस बोल रहे हैं. या फ्लूइड सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आ रहा है तो क्या है? इंटरफेस में हम क्या पढ़ रहे हैं? एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहा है या फ्लूइड तुम्हारा सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आ रहा है. तो ये सारी चीजें हम क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं. मैकेनिक्स में तीन वर्ड यूज होते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड डायनेमिक्स. स्टैटिक्स मींस स्टडी ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी व्हिच इज एट रेस्ट. सच टाइप ऑफ ब्रांच इज नोन एज फ्लूइड, सच टाइप ऑफ ब्रांच इज नोन एज स्टैटिक्स. क्योंकि यहाँ पे क्या है? फ्लूइड है तो हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड statics. When study of forces is considered on a body which is in motion, such type of branch is either kinematics या dynamics. तो यहाँ पे दो चीजें हमारी आ जाएंगी, FK means fluid kinematics and FD means fluid dynamics. शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, fluid kinematics and fluid dynamics. Kinematics means study of motion विदाउट रिफरेंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूसिंग दी मोशन. और यहां पे डायनेमिक्स में क्या आएगा? स्टडी ऑफ मोशन विथ रिफरेंस ऑफ फोर्स. तो जब हम डायनेमिक्स की बात करेंगे तो डायनेमिक्स में फोर्स का यूनिट आएगा या मास का यूनिट आएगा? मास का. और काइनेमेटिक्स की अगर बात करेंगे तो या तो मीटर होगा, मीटर पर सेकंड होगा या सिर्फ मीटर होगा. मतलब यहां पे जो भी टर्म्स आएंगे काइनेमेटिक्स में, या तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा या वेलोसिटी होगा या एक्सेलरेशन होगा या जर्क होगा. सब में क्या आ रहा है? इसमें मीटर है, मीटर पर सेकंड है, ये क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. और यहां पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? मीटर पर सेकंड क्यूब है. बात समझ पा रहे हैं? तो काइनेमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है? मीटर सेकंड वाली यूनिट यूज होती है. और डायनेमिक्स में मीटर सेकंड के साथ साथ मास और क्या आ जाता है? हमारा फोर्स का यूनिट भी आ जाता है. तो इसलिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं, विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी दो तरह की हम स्टडी करते हैं, एक है हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी और एक है डायनेमिक विस्कोसिटी. तो डायनेमिक विस्कोसिटी को हम सिंपली समझेंगे
अभी हम विस्कोसिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू में दे देता हूँ। अगर हम डायनेमिक विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं तो विस्कोसिटी में तुम्हारा फोर्स या मास का यूनिट आ रहा होगा, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की अगर हम बात कर रहे होंगे तो उसमें मास या फोर्स का यूनिट नहीं आ रहा होगा, वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम फोर्स और मास से होगा। तो इसलिए उसे क्या बोल दिया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और एक को बोल दिया डायनेमिक विस्कोसिटी। ओके, अब देखिए इंटरफेस, जब एक फ्लूइड लेयर दूसरे फ्लूइड के कांटेक्ट में आती है तो देयर विल बी अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स एट द इंटरफेस। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज ये नीचे वाटर है और ऊपर एयर है। जनरली लिक्विड एयर इंटरफेस को हम इसमें पढ़ते हैं लिक्विड एयर इंटरफेस। लिक्विड भी हमारा फ्लूइड है, एयर भी हमारा फ्लूइड है। तो यहां पे देखिए जो इंटरफेस है, एट द इंटरफेस देयर विल बी अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। इसे हम बाद में जब सरफेस टेंशन डिस्कस करेंगे वहां पे डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा अभी आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ नीचे कोई मॉलिक्यूल है तो ये क्या है तुम्हारा, इधर से भी तुम्हारा फोर्स लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी, हर मॉलिक्यूल इस पे फोर्स लगा रहा है। लेकिन जो यहाँ पे फ्री सरफेस पे मॉलिक्यूल है उस पे क्या है तुम्हारा, इधर से तुम्हारा क्या है, तुम्हारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं और उधर क्या है, एयर के मॉलिक्यूल हैं, जिसके कारण ये जो मॉलिक्यूल्स है सरफेस पे, दिस मॉलिक्यूल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स, जिसके कारण क्या है, जो इंटरफेस है, इंटरफेस पे हमारे स्ट्रेच आ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है, एक इंटरफेस प्रॉपर्टी है, और वो कब आता है, जब एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड के कांटेक्ट पे आता है तो उस इंटरफेस पे तुम्हारा अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स के कारण एक स्ट्रेच आ जाता है, उस स्ट्रेच को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। अब यहां पे देखिए दूसरा इंटरफेस में दूसरी चीज, when fluid is comes in contact with the solid boundary, such type of study is known as boundary layer theory. Such type of study is known as boundary layer theory. तो हमने फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ना है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ना है, फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ना है, सरफेस टेंशन पढ़ना है और बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ना है। बाउंड्री लेयर थ्योरी को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बाउंड्री लेयर थ्योरी में एक टर्म होता है नो स्लिप कंडीशन, और इसी के बेस पे एक टर्म और आया विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भी जब क्या है तुम्हारा, एक फ्लूइड तुम्हारा क्या है, सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आया तो वहां से ही हमें क्या है, विस्कोसिटी के बारे में आइडिया लगा। तो यहां पे अब इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि जब कोई फ्लूइड सॉलिड सरफेस के ऊपर से फ्लो कर रहा है तो इसे हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, नो स्लिप कंडीशंस मींस जो लेयर सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आ रही है वो बाउंड्री पे स्टिक कर जाएगी, बाउंड्री पे स्लिप नहीं करेगी। इसी को हमने नो स्लिप कंडीशन कहा। इसे हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। सपोज ये बॉटल है, इस पे हमें पेंट करना है, तो पेंट की जो लेयर इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगी उसी पे स्टिक कर जाएगी। उसका नेक्स्ट लेयर फिर इस पे स्लिप करने की कोशिश करेगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर ज्यादा स्लिप करने की कोशिश करेगी, उसका मोशन ज्यादा होगा। फिर जैसे जैसे क्या आएगा तुम्हारा लेयर इसके ऊपर आती जाएगी, एक लेयर ऐसी होगी कि विदाउट स्लिप इस पे फ्रीली मूव करने लग जाएगी। तो जब तक वेलोसिटी ग्रेडियंट आ रहा है दो लेयर के बीच में, उस रीजन को हमने विस्कस रीजन कहा। विस्कस रीजन जब तक इस पे स्टिक करने की कोशिश कर रहा है, मतलब लेयर जो पहली वाली लेयर है वो तो स्टिक कर जा रही है, दूसरी वाली लेयर कम स्टिक कर रही है तो क्या है तुम्हारा, थोड़ा स्लिप कर रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर और कम क्या है, स्टिक कर रही है, ज्यादा स्लिप कर रही है। फिर ऐसे ऐसे करके कोई लेयर ऐसी आएगी कि इस पे आपकी अटकेगी नहीं, फ्रीली मूव कर जाएगी। ओके, इस प्रैक्टिकल फिनोमेना को 1921 में प्रेंडल ने ऑब्जर्व किया था। उसने एक फ्लोइंग स्ट्रीम है, सपोज ये u मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है,
और सपोज ये हमारा सॉलिड बाउंड्री है जो कि रेस्ट पे है। उसने बोला कि जो लेयर इस सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है वो लेयर वही वेलोसिटी फील करेगी जो कि क्या है तुम्हारा इस सॉलिड बाउंड्री की है, मतलब इस पे स्टिक कर जाएगी। इस लेयर को क्या बोला कि इसके ऊपर स्टिक कर गई। स्टिक मींस नो स्लिप कंडीशन। फ्लूइड लेयर का सरफेस के ऊपर स्टिक कर जाना इज नो स्लिप कंडीशन, इसे बोला। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेयर इसके ऊपर स्लिप करेगी, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो ज्यादा स्लिप करेगी, ज्यादा मूव करेगी। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए पहली लेयर जीरो वेलोसिटी है उसे डॉट से दिखा दिया, फिर उसके बाद दूसरी लेयर थोड़ा सा ज्यादा वेलोसिटी होगा, फिर तीसरी लेयर ज्यादा वेलोसिटी होगा, फिर ऐसे ऐसे करके हमारा ये कर्व आता जाएगा। इसे हमने क्या बोल दिया, वेलोसिटी ग्रेडियंट। जिस डिस्टेंस तक ये वेलोसिटी ग्रेडियंट आ रहा है उस रीजन को हमने क्या बोला, विस्कस रीजन। इस रीजन को हमने क्या बोला, विस्कस रीजन। विस्कस रीजन किसके कारण आ रहा है, दो लेयर के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट आ रहा है। एक डिस्टेंस के बाद, एक सपोज ये डेल्टा है, इसे बाउंड्री लेयर थिकनेस हम बोलते हैं। इसके बाद लेयर का आपस में कोई भी क्या होगा, लेयर का आपस में कोई स्लिपिंग नहीं होगा, मतलब दोनों लेयर सेम वेलोसिटी से जाएंगी। इसके बाद जो भी लेयर आएगा इसके अंदर तक क्या है तुम्हारा, दो लेयर आपस में अलग अलग वेलोसिटी से है। तो इसका मतलब यह है कि एक लेयर दूसरे लेयर के मोशन को अपोज करने का कोशिश कर रही है। इसी प्रॉपर्टी को हमने विस्कोसिटी कहा। व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर बाय वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द अदर इज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। विस्कोसिटी को अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग ने क्या देखा, फ्लूइड मैकेनिक्स हमें क्यों पढ़ना है और फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को मैंने कितना, अगर चार पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। एक तो हो गया तुम्हारा क्या है, फ्लूइड इज एट रेस्ट, जिसमें क्या है फ्लूइड स्टैटिक्स। इसमें हम मेनली चार टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रेशर मेजरमेंट और हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस हम प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस दोनों पे देखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाता है बुयांसी एंड फ्लोटेशन। इंटरफेस पे दो चीजें हैं हमारी, सरफेस टेंशन हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारा, बाउंड्री लेयर थ्योरी। फ्लूइड इन मोशन में हमारे दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है फ्लूइड काइनेमेटिक्स और एक है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में मेनली पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो, फिर हो गया हमारा क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन, और क्या बोलते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीम फंक्शन। फ्लूइड डायनेमिक्स में मेनली हम लोग पढ़ेंगे बर्नौली इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, लाइक बेंचुरीमीटर, ओरिफाइस मीटर, पिटोट ट्यूब। इसके अलावा लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो भी फ्लूइड डायनेमिक्स में आएगा हमारा। फ्लो थ्रो पाइप, टर्बुलेंट फ्लो, फिर एक्स्ट्रा हमारे कुछ बच जाते हैं तुम्हारा डायमेंशनल एनालिसिस और टर्बो मशीनरी। फ्लूइड मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक में हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं और दूसरा में क्या हो गया हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन्स को हम फ्लूइड मशीन्स या टर्बो मशीनरी भी कहते हैं। इसमें मेनली हमें दो टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक है टरबाइन और एक है हमारा पंप। टरबाइन में हमारा तीन डिवाइस हम पढ़ते हैं टरबाइन में, एक है पेल्टन व्हील, एक है फ्रांसिस टरबाइन और एक है कापलान टरबाइन। और पंप में सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो नेक्स्ट सेशन में, आज के सेशन में इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ओके, थैंक यू।